गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आपने क्लासेस देखना शुरू कर दिया होगा। हमने क्लास की शुरुआत कर दी है और हमने शुरू किया था मैप स्टडी करना, मैप से पढ़ना। और इस मैप में हमने कंप्लीट किया हुआ है भारत का मैप, यानी कि भारत का नक्शा, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का मैप। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी ज़िले हैं उनका हम लोग एक एक ज़िला का मैपिंग कर रहे हैं। और इस मैपिंग में हम लोग पॉलिटिकल एरिया देख रहे हैं, फिजिकल एरिया देख रहे हैं। फिजिकल एरिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पहाड़ हैं, किस क्षेत्र तक फैले हुए हैं, कौन से अलग ज़िले से टच किया हुआ है, सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ, आपको याद भी कराई हूँ, है ना। हमने सीखा है और याद भी करा है। तो जिस किसी ने स्टूडेंट ने यही देखा होगा तो जाकर वीडियो को देखना, पहले इस वाले वीडियो को देख लो, उसके बाद में जाकर वहाँ देख लेना। मैंने उस वाले वीडियो में इवन आपको ये भी बताया है कि आप उस वीडियो का नोट्स कैसे बना सकते हो, यानी कि जिले के आधार पर कैसे नोट्स प्रिपेयर करोगे। तो जाकर पहले देख लेना उसको इस वाले वीडियो के बाद, ठीक है। चलो, तो मैंने ये भी कहा था कि हम लोग मैपिंग के साथ साथ में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो उसी को बढ़ाते हुए ये हमारा तीसरा पार्ट है, आई थिंक। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखो सवाल, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है, यानी कि आपको यहाँ बताना है कौन सी यहाँ पे जोड़ी मैच करती है। एक तरफ विद्रोह दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है विद्रोह के नेता का नाम। जो मैच होता है उसको आपको टिक करना है। ऑप्शंस देखो, भोपालपट्टनम विद्रोह 1795 कोरा माझी, लिंगागिरी विद्रोह 1856 टू 57 दलगंजन सिंह, कोई विद्रोह 1859 जुग्गादुर्ला, मोरिया विद्रोह 1876 झाड़ा सिरहा, बस्तर विद्रोह 1910 दीनानाथ। सही आंसर क्या होगा? सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मोरिया विद्रोह 1876 में झाड़ा सिरहा ने इसका नेतृत्व किया था, यानी कि इसका लीडरशिप किया था। अब देखो, आप लोग ना इस मोरिया को ऐसे ही पढ़ते हो, कैसे? इस तरह से। तो दोनों का जो नाम का स्पेलिंग है थोड़ा सा अलग है, लेकिन बाकी दोनों विद्रोह सेम ही है, यानी कि दोनों का विद्रोह एक ही है। किस लिए हुआ था ये हुआ था अंग्रेजों की गलत नीति के कारण। किस लिए हुआ था? अंग्रेजों की गलत नीति के कारण। मैंने यहाँ पे नाम इसलिए बताया ना क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन इस बात का होता है। किस बात का? इस शब्द का। देखो, एक है मेरिया और एक है मुरिया। दोनों को पढ़ो तो, दोनों को एक बार बोल के देखो। दोनों सिमिलर सा लगता है, यानी कि एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों अलग अलग है। ये जो मेरिया है ना, ये पहले हुआ था, मुरिया के पहले मेरिया हुआ था, 1842 में हुआ था। और ये हुआ था बस्तर में, इस जगह पर बस्तर में हुआ था। और ये हुआ था दंतेवाड़ा में। आप लोग को पता होगा दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर है ना। दंतेश्वरी की माता के मंदिर में यहाँ पे पहले नर बलि प्रथा होती थी, यानी कि यहाँ पे ह्यूमंस की बलि दी जाती थी। और जिस किसी भी ह्यूमन की यहाँ पे बलि दी जाती थी उसको कहा जाता था मेरिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रथा को बंद कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो इस समाप्ति के रोक में, विरोध में यहाँ पे मेरिया विद्रोह हुआ था, यानी कि क्यों ख़त्म करें, इसके कारण यहाँ पे इसको विद्रोह किया गया था। और इसका लीडरशिप यानी कि नेतृत्व किया गया था हिडिमा माझी के द्वारा। हिडिमा माझी के द्वारा किया गया था। कौन सा वाला? ये वाला मेरिया विद्रोह। मेरिया है ना, मुरिया नहीं, मेरिया विद्रोह। तो इसको किसके समय किया गया था? इसको किया गया था किसके शासनकाल में? इसको किया गया था भोपाल देव के शासन काल के समय किया गया था। और ये जो मुरिया विद्रोह है ये बस्तर में हुआ था, किसके शासनकाल में? भैरम देव के शासनकाल में। तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, दोनों अलग अलग है। लेकिन मुरिया को हम लोग मोड़िया भी लिखते हैं ना, गुड़िया और गुड़िया जैसे पढ़ते हैं ना, वैसे ही इसको ऐसे लिखा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है भोपालपट्टनम का। ये हुआ था 1795 में। और इसका जो लीडरशिप किया था गोंड जनजातियों के द्वारा। गोंड जनजातियों के द्वारा। किसके शासनकाल में? ये हुआ था दरिया देव के शासनकाल में। दरिया देव के शासनकाल में। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे मैप आपको यहाँ पे दिखेगा, बीजापुर इस जगह में, दंतेवाड़ा उस जगह में, बस्तर। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुन लो। यहाँ पे एक ब्रिटिश यात्री हुआ करते थे और ये घूमने के लिए आए थे, यानी कि यात्रा कर रहे थे। और यात्रा करते समय ये इस तरफ से होते हुए गए थे। तो भोपालपट्टनम कहाँ पर है? भोपालपट्टनम बीजापुर में ना। तो बीजापुर में यहाँ पे गोंड आदिवासियों ने इनको रोक दिया था, आगे बढ़ने नहीं दिया था। ये जाना चाहते थे बस्तर की तरफ, लेकिन ये जा नहीं पाए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके देखा इन्होंने, 17 दिन तक लगभग इन्होंने कोशिश की। उसके बाद में हार मान गए और वापस चले गए। इसका मतलब भोपालपट्टनम जो विद्रोह था, संघर्ष था, वो सफल हो गया। तो भोपालपट्टनम विद्रोह किसने किया था? गोंड आदिवासियों के द्वारा किया गया था, दरिया देव के शासनकाल में 1795 में।
चलो आगे देखो, लिंगागिरी विद्रोह। अभी मैंने आपको एक नाम बताया, कौन सा नाम बताया? भैरम देव। तो भैरम देव के शासन के समय में 3 विद्रोह हुए थे। एक तो आपने मौर्य विद्रोह देख लिया, 2 हुआ लिंगागिरी और तीसरा है कोई विद्रोह। देखो लिंगागिरी जो विद्रोह है ना, इसको दलगंजन ने नहीं किया था। दलगंजन ने किया था तारापुर विद्रोह का नेतृत्व, यानी कि लीडरशिप तारापुर विद्रोह की करी थी। और लिंगागिरी जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किया गया था, यानी कि लीडरशिप की गई थी धुर्वा राम माड़िया के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के कारण यहाँ पे इनके द्वारा आवाज़ उठाई गई थी। किसके समय में? किसके समय में? धुर्वाराम माड़िया के समय में। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में? भैरम देव के शासनकाल में। चलो, इसे ही कहा जाता है बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। किसे? लिंगागिरी विद्रोह को। समझ में आया? चलो आगे बढ़ो। कोई विद्रोह बचा हुआ एक। कोई विद्रोह ये ना, पहले यहाँ पे सराई पेड़ बहुत हुआ करता था। सराई यानी कि साल का वृक्ष, यानी कि साल का वृक्ष की कटाई बहुत ज़्यादा होती थी ब्रिटिश शासन काल के समय। तो यहाँ के आदिवासियों ने इसकी रोकने के लिए, यानी कि पेड़ मत काटो, इसलिए यहाँ पे कोई विद्रोह किया था। और इसका जो नेतृत्व है जुग्गा राजू इसका पूरा नाम है। दुर्ला सरनेम यहाँ पे गलत है, यहाँ पे नागुल दुर्ला ने इनका लीडरशिप किया था। दुर्ला ने इनका लीडरशिप किया था, यानी कि कोई विद्रोह का। और जुग्गा राजू जो थे वो इनके हेल्पर थे, यानी कि सहायक थे, इनके सहायक थे। और ये भेज्जी के जमींदार हुआ करते थे। इन्होंने यहाँ पे इसकी सहायता की थी। और यहाँ पे उद्देश्य ये था कि साल के वृक्ष की कटाई को रोका जाए। और यहाँ पे ना चिपको आंदोलन आप लोग को पता होगा, उसी तरह का ये आंदोलन था कि पेड़ों के पास जाके ये जाते थे और एक वृक्ष के पीछे एक सर इनका नारा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साल के वृक्ष की कटाई हुआ करती थी। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। चलो ये हो गया। अब अगला है बस्तर विद्रोह। आपने सुना होगा भूमकाल विद्रोह, है ना, भूमकाल विद्रोह। और इसमें आपने सुना होगा गुंडाधुर का नाम, है ना, गुंडाधुर के नाम के सुने होंगे, गुंडाधुर। इनके नाम से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, यानी कि खेल के क्षेत्र में एक अवार्ड दिया जाता है। और रिसेंट में आपको दिया होगा, देखने को मिला होगा, रोहिणी साहू का नाम, है ना, रोहिणी साहू का नाम सुनने में आया होगा। तो खेल के संबंध में दिया जाता है, स्पोर्ट्स के संबंध में दिया जाता है गुंडाधुर अवार्ड। और इन्होंने इसका लीडरशिप किया था। किसका? भूमकाल विद्रोह का। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में हुआ था। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो इंपॉर्टेंट यही, रोहिणी साहू को ये दिया गया था अवार्ड रिसेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया। जल गैस है, आपको बताना है जल गैस निम्नलिखित में से कौन सा है? CO + H2, CO + H2O, CO2 + H2O, CO2 + H2O। तो इसमें से कौन सा बताना है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5वां है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि CO + H2। ये जल गैस है। ये साइंस का सवाल था। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? आपको यहाँ पे सुमिलित नहीं है को बताना है। ऑप्शन देखो, पल्लव, कांचीपुरम, पांडे, मदुरै, चेर, पुदुचेरी, चोल, तंजौर, होयसोल, द्वार समुद्र। तो यहाँ पे सुमिलित नहीं है, इसको बताना है। तो इसका सही जवाब बताओ। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा चेर, यानी कि चेर की राजधानी ये पुदुचेरी नहीं हुआ करते थे। बाकी जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उसकी जो राजधानी ही थी वो सही थी। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम, पांडे की मदुरै, चोल की तंजौर, होयसोल का द्वार समुद्र। और ये जो क्वेश्चन है ये दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है और इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अब देखो, चेर की कैपिटल क्या थी? चेर की कैपिटल दूसरे साल में ये कुलशेखरपुरम इसकी राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पे लिख देती हूँ, कुलशेखरपुरम इसकी राजधानी हुआ करती थी। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीकांत वर्मा, पंडित मलिक राम त्रिवेदी, पुरुषोत्तम पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि राम राज्य की रचनाकार कौन थे? राम वृक्ष बेनीपुरी इनकी रचना थी। किनकी पूरी? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना थी राम राज्य नाटक। और लेखक के संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के लेखक से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला सवाल देखो, नागपुर के भोसला राज्य और ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन देख लो, कैप्टन एडमंड, मेजर पी एग्न्यू, कैप्टन हंटर, मेजर सैंडिस, विल्किंस। इनमें ऑप्शन में आपको बताना है। चलो बताओ इसकी सही आंसर। तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन एडमंड्स। इसका सही आंसर था। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे और इसके समय में 1818 के करीब यहाँ पे जमींदार, जो कि कहाँ के जमींदार थे? डोंगरगढ़ के जमींदार थे, इनके साथ में संघर्ष हुआ था, विद्रोह हुआ था। और इनके समय में यानी कि कैप्टन एडमंड के समय छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल थी वो क्या थी? रतनपुर हुआ करती थी। चलो इतना हो गया, याद रखिएगा। इसके अलावा बाकी चीज़ को तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगी। अगला सवाल देखो, किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? आपको बताना है किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष बढ़ाया गया था। 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं। बताओ इसका आंसर, बताओ इसका आंसर बताओ। देखो इस समय ना आपातकाल हुआ था और आपातकाल के समय आप लोगों को पता है कि लोकसभा का कार्यकाल 1 साल तक का बढ़ाया जाता है। जनरली कितना साल होता है लोकसभा का कार्यकाल? लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन जब आपातकाल चलती है तो उस समय 1 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। कौन सी लोकसभा में? 5वीं लोकसभा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। चलो आगे बढ़ो। इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? आपको यहाँ फिर से सवाल वही देखा गया है। यहाँ पे ईवीएस का सवाल है, यानी कि पर्यावरण से पूछा गया है। ऑप्शन देख लो, घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, आदमी, बकरा, कौवा, हाथी, घास, मछली, बकरा, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ इसका आंसर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा घास, बकरा, आदमी। तो यानी कि घास खाता है बकरी, बकरी को आदमी लोग खाते हैं, ऐसा यानी कि एक श्रृंखला बनी रहनी चाहिए इस पारिस्थितिक तंत्र को चलाने के लिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। भारत सरकार ने विनिर्माण नीति कब जारी की थी? देखो विनिर्माण के संबंध में दूसरा क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन को हमने कल किया था, अभी ये दूसरा सवाल है। तो इकोनॉमिक्स से संबंधित है ये। विनिर्माण नीति कब जारी की थी आपको बताना है। ऑप्शन है 25 दिसंबर 2012, 25 दिसंबर 2011, 25 दिसंबर 2013, 4 नवंबर 2011 और 25 नवंबर 2011। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नवंबर 2011 को भारत सरकार ने विनिर्माण नीति जारी करी थी। चलो अगला सवाल देखते हैं। भारत में 8 सेक्टर में शामिल नहीं है, कोयला, उर्वरक, विद्युत, रसायन और सीमेंट। आपको बताना है कि इसमें 8 सेक्टर में शामिल क्या नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रसायन शामिल नहीं है। देखो कौन सेक्टर में क्या क्या आते हैं, यहाँ पे 8 चीज़ें बताया है ना। तो देखो कोयला आता है, उर्वरक आता है, विद्युत भी आता है, सीमेंट भी आता है, इसके अलावा प्राकृतिक गैस आ जाता है, इसके अलावा प्राकृतिक ऑयल भी आ जाता है, इसके अलावा स्टील आता है, इसके अलावा रिफाइनरी उत्पाद आता है। 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 आता है। और इन्हीं को याद रखना है, इसमें रसायन शामिल नहीं है। चलो आगे देखो। देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में से किस सेक्टर में तैयार किया जाता है? आपको बताना है सूती वस्त्र किस सेक्टर में रेडी होते हैं। मिल सेक्टर, पावर लूम सेक्टर, हैंडलूम सेक्टर, होजरी सेक्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पावरलूम सेक्टर में सबसे ज़्यादा सूती के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। 4 सेक्टर होते हैं, चारों में से सबसे ज़्यादा पावर सेक्टर में तैयार किया जाता है। अगला सवाल देखो। छत्तीसगढ़ राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012-13 से 2015-16 में के 4 वर्षों की अवधि में औसतन वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त की है। यानी कि आपको बताना है वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर क्या है सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012-13 से 15-16 के इन 4 वर्षों में। ऑप्शंस देखो, 8%, 8.6%, 6.5%, 7.1%, या इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर बताओ। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 8%, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। चलो आगे बढ़ो। तो इस तरह के क्वेश्चन ना करंट से या फिर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण एग्जाम के पहले जरूर पढ़ के जाइएगा। आर्थिक सर्वेक्षण आता है जनवरी में आ जाता है, जनवरी या दिसंबर में आ जाएगा, तो तब खरीद लेना। और वहाँ से क्वेश्चन कम से कम आपको 5-6 देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसको जरूर खरीद लेना और उसको पढ़ना, इंडिया का भी और छत्तीसगढ़ का भी। चलो आगे बढ़ो। सरहुल त्यौहार कौन मनाता है?
ऑप्शन देखो, मुरिया, कमार, भत्रा, उरांव, इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी सवाल और आता ही है क्वेश्चन। उरांव जनजाति के द्वारा सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें सूर्य देवता की शादी कराई जाती है धरती माता के साथ। कल भी हमने इसे पढ़ा था। अगला देखो, मांद्री नृत्य कौन करते हैं? ऑप्शन देख लो, मुरिया, उरांव, कमार, कोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मांद्री नृत्य किया जाता है मुरिया जनजाति के द्वारा। मुरिया जनजाति के द्वारा मांद्री नृत्य किया जाता है। चलो आगे बढ़ो। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? आपको बताना है सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है ये। चलो ऑप्शन देख लो, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एम के गांधी, एम के अंसारी, डॉक्टर एम के अंसारी, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मोतीलाल नेहरू। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इनको अधिराज्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए, रेडी करने के लिए इनको कहा जाता है, और इनके लिए एक ये समिति बनाते हैं, और समिति जो भी रिपोर्ट सौंपती है, इस समिति के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जाती है उस रिपोर्ट को ही क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा मोतीलाल नेहरू। चलो आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? अगेन हिस्ट्री से सवाल है। ऑप्शन देखो, स्वामी विवेकानंद, स्वामी निश्चलानंद, स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी हरिदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी रचना जो की थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इनकी रचना की थी। और इस सत्यार्थ प्रकाश में आपको देखने को मिलेगा इसके 14 चैप्टर थे। कितने चैप्टर थे? 14 चैप्टर थे। और ये बुक किस लिए था? ये बुक इसलिए था क्योंकि आर्य समाज का प्रचार प्रसार करना था, इसलिए इस बुक की रचना की गई थी। चलो आगे बढ़ रहे हो। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया हुआ है? आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑप्शन देख लो, 230, 231, 232, 233, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपको बताना है जिला न्यायाधीश शब्द आर्टिकल में दिए हुए हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 233 में ये दिया हुआ है न्यायाधीश शब्द। बाकी वाले ऑप्शन को देख लो। 230 में क्या दिया हुआ है? उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य का विस्तार के बारे में इसमें बताया गया है। और 231 के बारे में ये बताया गया कि जब दो राज्य के लिए एक ही न्यायालय होते हैं, उनके बारे में 231 में बताया गया है। 232 में क्या बताया गया है? 232 में ये बताया गया है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में इसमें बोला गया है। किसमें? 232 में। जब हम स्टडी करेंगे ना, मैं आपको अच्छे से आपको याद करा दूंगी, ताकि आप नंबर्स को देख के याद कर सको कि इस नंबर के बारे में, इस नंबर से किस चीज़ के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? आपको बताना है राजनांदगांव में जो चितवा डोंगरी स्थान है, जगह है, वो क्यों प्रसिद्ध है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन इतने सारे क्यों दे दिए हैं भाई? इसको काट दो, एक को काट दो। सीता अभयारण्य, जलप्रपात, प्रागैतिहासिक शैल चित्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रागैतिहासिक यहाँ पे क्षेत्र है, इसके लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक मतलब कि इस जगह में ऐतिहासिक शैल चित्र मिले हुए हैं ना। यहाँ पे 27 शैल चित्र देखने को मिलेगा, और ये सभी शैल चित्र गेरुआ, रंगदेतु गेरुआ वाला है ना, ये गेरुआ कलर में देखने को मिलेगा आपको। और ये संबंधित है नवपाषाण युग से। किस काल से? नवपाषाण काल से संबंधित है। और रिसेंट में अभी 2020 में ही सवाल पूछा गया था कि इसकी खोज यानी कि चितवा डोंगरी की खोज किसने करी थी? तो नाम यहाँ पे लिख लो। खोज की थी भगवान सिंह बघेल के द्वारा खोज किया गया था। और इसके अलावा इनके साथ में थे रमेंद्रनाथ मित्र। 2020 का सवाल है ये, CGPSC 2020 में ही रिसर्च में ही सवाल पूछा गया था। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन हटा देना, ये गलती से लिखा गया है। ऐसा 6 ऑप्शन तो अभी तक आया नहीं है, केवल 5 ही ऑप्शन आते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुमिलित कीजिए, अगेन संविधान से सवाल। बंदी प्रत्यक्षीकरण पूर्णता सूचित कीजिए। परमादेश किस अधिकार से? प्रतिषेध हम आदेश देते हैं। उत्प्रेक्षण हमें शरीर चाहिए। अधिकार परीक्षा अधीनस्थ न्यायालय को लेख। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक बार पढ़ लो इसको, एक बार अपने से पढ़ लो इसको। पढ़ लिया? चलो अब देखो,
बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि शरीरस्थ उपस्थित करो, शरीर हमें चाहिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला। तो फोर्थ ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 ठो बचा हुआ है। तो फोर्थ आ गया परमादेश। परमादेश यानी कि क्या हो जाएगा, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, यानी कि थर्ड वाला नंबर ना, तो दोनों में ही थर्ड वाला है। देख लेते हैं आगे। प्रतिषेध, प्रतिषेध यानी कि रोकना, स्टॉप, है ना, मतलब किस अधिकार से, यानी कि किस अधिकार से, यानी कि क्या हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय को ले, इसका मतलब होता है कि किस अधिकार से आप लोग क्या कर रहे हो, सुना रहे हो, फैसला सुना रहे हो। तो प्रतिषेध का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला फिफ्थ वाला, दोनों में दिया होगा। चलो दोनों को देख लेते हैं। उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण यानी कि क्या होता है, प्रमाणित होना। उत्प्रेक्षण यानी कि प्रमाणित होना। तो प्रमाणित होना यानी कि क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 2, पूर्णतः सूचित करो, यानी कि प्रमाणित करो, यानी कि बताओ मुझे कि क्या हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, यानी कि ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4352। यानी कि उत्प्रेक्षण का मतलब होता है पूर्णतः सूचित करो, अधिकार प्रेक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से, यानी कि किस अधिकार से आप लोग उस पोजीशन में बैठे हुए हो। जब आप पॉलिटिक्स पढ़ोगे ना, तो ये वाला आर्टिकल नंबर 32 में ये वाला देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्या मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा संविधान की आत्मा कहा गया है इस आर्टिकल को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति निर्वाचन की विवाद की सुनवाई कर रहा था। तो आपका ऑप्शन है जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम राजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। अगेन पॉलिटी का सवाल आपसे पूछा गया है। चलो बताओ इसको क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा वीवी गिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। अच्छा, वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति बनी हुई है द्रौपदी मुर्मू जी, इनका आपको बताना है नंबर कितना है, यानी कि कौन से नंबर की है, 14, 15, 16। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कौन से नंबर की हमारी राष्ट्रपति हैं। चलो आगे देखते हैं। तिब्बत शरणार्थियों को छत्तीसगढ़ में कहाँ बसाया गया था। मैंने इसके पहले मैन पार्ट में आपको बताया था बहुत अच्छे से कि किस किस क्षेत्र में विस्तारित है, कौन कौन से मैन पार्ट में टूरिज्म प्लेसेस हैं, कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी को मैपिंग वाले सेक्शन में। तो जाकर उसको जरूर पढ़ना। और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल वाला बटन है ना, उसको प्रेस कर देना और ऑल का ऑप्शन दबा देना, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन बार में दिखाए और मिस मत हो। तो इसका सही जवाब तो आपने बोल के ही बता दिया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैन पार्ट में था। 1962 में इन्हें बसाया गया था, और इन्हें इसी कारण यहाँ पे आपको मैन पार्ट में तिब्बती कल्चर देखने को मिलेगा, है ना। और इसी कारण ही आप लोग यहाँ पे बौद्ध मठ भी देखते हो, और इस जगह में आपको मेहता पॉइंट, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, जलजली क्षेत्र, काली माता का मंदिर, दुल्हा दुल्हन का मंदिर, उल्टा पानी, और मान नदी निकलती है महानदी की तरफ मिलने के लिए। बहुत सारे यहाँ पे मैंने आपको बताया है और चीज़ों को याद भी कराया है, तो जिनको पढ़ना है जाके वहाँ से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है कि सम्मिलित क्या नहीं है। देखो, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 में आता है, और ऑप्शन देख लो 1, 2 और 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 6 और 7। आपको बताना है परिहार, क्षमा, लघुकरण, विराम, प्रविलंबन, रोक और निरंतरता, इनमें से किस में कौन सा चीज़ क्षमादान की शक्ति में शामिल नहीं है। चलो पढ़ो एक बार और समझ के बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। रोक और निरंतरता शक्ति में सम्मिलित नहीं है, ऐसी कौन सी पावर नहीं है, बाकी सारे इनके पावर्स हैं जो क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, खंड और जिला पंचायत उम्र की सीमा में प्रवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है, यानी कि कौन बताता है, आपको यहाँ ऑप्शन में बताना है। ऑप्शंस देख लो, राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग बताता है, संभागीय आयोग बताता है, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी बताता है, या इनमें से कोई नहीं। खंड और जिला पंचायत उम्र की सीमा में परिवर्तन, चलो बताओ इसका आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका सही जवाब होगा राज्यपाल के द्वारा ये बताया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलो पॉलिटी में भी आप देखोगे पार्ट 9 में है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहो तो पंचायती बुक में भी आप पढ़ लोगे, पंचायती राज्य वाली बुक में। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ी उपन्यास दिया के अंजोर के लेखक कौन है। ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है।
आपको दिया कि अंजोर के लेखक का नाम बताना है। लखनलाल गुप्त, शिव कुमार, शिव शंकर शुक्ल, बंशीधर पांडे, पुरुषोत्तम पांडे या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा शिव शंकर शुक्ल के द्वारा दिया कि अंजोर उपन्यास लिखा गया है। चलो अगला सवाल देखो। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में कौन सा संकाय नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पे किस चीज़ को नहीं पढ़ाया जाता है। संगीत, चित्रकला, नृत्य कला, शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शिक्षण संस्थान यह नहीं है। और बहुत ही कॉमन ये क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वनडे एग्जाम में भी देख लो और प्रीलिम्स के एग्जाम में भी देख लोगे तो ये पूछा गया है। तो इसमें क्या था कि 24वें राजा थे वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी पत्नी थी पद्मावती। इन्होंने अपनी बेटी के लिए इंदिरा जो उनकी बेटी थी उनके नाम पर 1956 में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी और यानी कि विद्यालय बनाया गया था। उसी को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से जोड़ी सम्मिलित नहीं है, यानी कि आपको बताना है जोड़ी सम्मिलित नहीं है। चलो देखो, टकोली जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक नजराना, शायर वस्तुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर, पंडरी गैर कृषि कोंग से लिया जाने वाला कर, सेवाई अर्थदंड एवं जुर्माना या जुर्माने की राशि, तराई सिंचाई के लिए लिया जाने वाला कर। तो इसका आंसर ना आयोग ये वाला वो लिया हुआ है, लेकिन इसमें तो ये वाला सही आंसर दिया हुआ है। पता नहीं किसको इसको क्यों टिक किया हुआ है। तो समझ लेना कि इसमें सब सही है, सब सही। यानी कि टकोली जमींदारों से लिया जाता था, शायर वस्तुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर है, पंडरी गैर कृषकों से लिया जाता था, गैर कृषि मदों से लिया जाता था, सेवाई अर्थदंड या जुर्माने की राशि है, तराई सिंचाई पर लिया जाने वाला कर है। तो आयोग के द्वारा इसको टिक किया हुआ है। ठीक है, चलो। और आयोग जो भी आंसर को लेता है उसी को करना पड़ता है। अगला सवाल देखो। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? ऑप्शन देख लो। श्रीमती तीजनबाई, श्रीमती फूलबासन यादव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर महादेव पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताओ चलो। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर खूबचंद बघेल। डॉक्टर खूबचंद बघेल को इस समय का सवाल है, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया था। तो उस टाइम का एक सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, निकोबार द्वीप। ऑप्शन बताओ, आंसर बताओ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निकोबार द्वीप में जारवा जनजाति पाई जाती है। अगला सवाल देखो। नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अहर्ता क्या है? पहला ऑप्शन है अध्यक्ष पद हेतु उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, पार्षद हेतु उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जिसका नाम मतदाता सूची में है वह चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति 2 वोट से पार्षद के चुनाव एक साथ लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद के चुनाव एक साथ लड़ सकता है। इसको आपको बताना है क्या अहर्ताएं हैं नगर पालिका परिषद चुनाव लड़ने के लिए। ऑप्शन देखो 1 2 3, 1 2 5, 2 4 5, 3 4 5, इनमें से कोई नहीं। एक बार खुद से पढ़ के देखो, उसके बाद मैं आंसर बताती हूँ। इसको आप लोग पंचायती राज वाले बुक में पढ़ोगे और चाहे तो आप पॉलिटी की बुक में भी आपको इसको देखने को मिलेगा, नगर निगम वाले सेक्शन में। पढ़ लिया सब कोई? पढ़ लिया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये होगा, आपको पता होगा 243 का जो सीरीज है इसमें जो पंचायत है और नगर निगम है इसके आर्टिकल्स दिए हुए हैं और 243V में ये बताया गया है, इसके साथ बताया गया है कि जो भी व्यक्ति विधानमंडल में चुने जाने के लिए योग्यता रखता है उसी व्यक्ति को नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अहर्ता होगी, ऐसा कहा गया है। किसमें? आर्टिकल नंबर 245V में। तो ये पूरे ऑप्शंस नहीं होंगे, ये इनके लिए अहर्ता ये नहीं होंगी। अहर्ता ये होंगी जो इसमें बताया गया है, पॉलिटी में बताया गया है, 243 आर्टिकल में V में बताया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पिछले एक दशक में भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह आकर्षित किया गया है? आपको बताना है कि हमारे पास जितने भी रेमिटेंस आते हैं, रेमिटेंस यानी कि विदेशों से जो भी यहाँ व्यक्ति पैसा भेजता है इंडिया में उसे कहते हैं रेमिटेंस, यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह, यानी कि क्या आया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है उर्वरक को छोड़कर अन्य रासायनिक, सेवा क्षेत्र में, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा?
सेवा क्षेत्र में, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा, सेवा क्षेत्र में। और इसके क्वेश्चन को अभी पिछले साल के एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यानी कि करंट न्यूज़ का जो भी सवाल रहता है उसको आपको देखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा। अगेन यहाँ पे आपको पंचायती राज से सवाल पूछा गया है। ऑप्शन देख लो, कलेक्टर संभागीय आयुक्त के अनुमोदन अध्ययन, संभागीय आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अनुमोदन के अध्ययन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्ययन, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार खुद से पढ़ो, तो खुद से पढ़ के देखो, एक बार खुद से पढ़ के देखोगे तो एक बार समझ में आएगा आपको क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। आपको पूछा गया है यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो निर्णय कौन लेगा। देखो पंचायत, ये देखो पंचायत ये आता है किसके अंदर में आता है, ये आता है राज्य सरकार के अंदर में, अंतर्गत में, यानी कि राज्य सरकार के अंदर में आता है, अंडर में आता है। और छावनी बोर्ड ये आता है केंद्र सरकार के अंदर में, केंद्र सरकार के अंदर में। और 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। जब इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है ना, तो बताना है आपको कि कौन यहाँ पे सॉल्व करता है इसके जितने भी वो होते हैं, क्या बोलते हैं, विवाद हैं। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन यहाँ पे विवाद को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आज का सवाल। आज का सवाल इतना ही बस रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो गए, काफ़ी देर हो गए हैं। तो इतना सवाल को रिवाइज़ कीजिए अगर आपको ज़रूरत होगी तो। और यदि आप वीडियो को बहुत बार देख रहे हो, यानी कि एग्ज़ाम के टाइम देख रहे हो ना, तो एग्ज़ाम के टाइम एक बार ज़रूर से इसे लिख के देखने का कि कैसे कैसे क्वेश्चन, यानी कि आप सेक्शन वाइज लिख के देखिए कि कौन से यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछे हुए हैं ना, सवाल आए हुए हैं। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पुराने वाले वीडियोज़ को देखिए, उनको रिवाइज़ कीजिए। और स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।